हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। इस वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखिए इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज ए डेजिग्नेटेड एज 0 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 0.6 डिग्री। आपको एक नंबर दे रखा है डैश डैश करके। द रैक एंगल एंड प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा सी आंसर, 10 डिग्री डैश 50 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि क्या है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। देखिए ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है, ये आपके सब व्यू दिख रहे हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, वो आपका टूल डेजिग्नेशन, मतलब टूल डेजिग्नेशन कैसे दर्शाते हैं या सिग्नेचर कितने होते हैं, इसमें क्या क्या एंगल होते हैं, वो आपको समझ लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। जैसे अभी आपको क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे देखिए क्या है। ये आपको देखिए, ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट रखता है ये। इसमें क्या क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए अल्फ़ा बी आपका बना है, तो बैक रेक्टेंगल होता है। ये आपको सीरीज से याद कर लेना है, सीरीज से याद करना है, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर देता है, अभी मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले होता है आपका बैक रेक्टेंगल, उसके बाद साइड रेक्टेंगल, उसके बाद एंड कटिंग रिलीफ एंगल। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा छोटा दिख रहा है, मतलब लिख लेना आप, एंड कटिंग रिलीफ एंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये होता है आपका साइड कटिंग रिलीफ एंगल। उसके बाद देखिए एंड कटिंग एज एंगल। उसके बाद देखिए साइड कटिंग एज एंगल। और उसके बाद देखिए नोज रेडियस, ये आपका लास्ट में नोज रेडियस होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एंगल कुछ करके दे रहा था, तो उसको ही हम बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, उसको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना अच्छी तरीके से। अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं आपको इसका फ़ोटो खींच के बता दूंगा अभी। ठीक है, देख लेना आपको क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपको जो पूछा था 0 10 5 8 20 50 और 0.6। तो आप देखिए 10 मतलब साइड रैक एंगल पूछा था और आपको प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल पूछा था, तो 50 था साइड रैक एंगल। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है वही सिग्नेचर, 0 10 5 8 20 50 0.6। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, कोई भी अगर बैक एंगल अभी पूछ ले, कोई भी नंबर दे दे वो आपको। ठीक है, कुछ भी नंबर दे दे, ये जरूरी नहीं यही नंबर दे दे, कुछ भी नंबर दे दे। अभी पूछा आपको कि बैक एंगल बताओ तो कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, तो आप बता सकते हो बैक एंगल सबसे पहले आता है, तो वही बैक एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो मैंने अपने कल वीडियो में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए नॉट ए टाइप बता रहा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, तो सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग। तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग है वो इसका टाइप नहीं है। सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग इसके टाइप है। ठीक, क्लियर हुआ। तो कल वाला वीडियो देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं वेल्डिंग का जो आपने देखा था अभी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, को भी मैं कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ, डिटेल में अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो आप वो देख लेना। ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को मैं अगर इस तरीके से बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 23 क्वेश्चन देखिए। डेट दे रखा है, ऑपरेशन इज यूजली परफॉर्म आफ्टर पॉलिशिंग। मतलब आफ्टर पॉलिशिंग के बाद मतलब कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, लैपिंग, बफिंग, हॉर्निंग या ऑल ऑफ एबव। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, बफिंग ऑपरेशन किया जाता है पॉलिशिंग के बाद। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं बफिंग है क्या। यहाँ पे कुछ सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आता है ग्राइंडिंग ऑपरेशन, उसके बाद देखिए हॉर्निंग ऑपरेशन आता है, और उसके बाद देखिए आपका आता है लैपिंग ऑपरेशन, और लैपिंग ऑपरेशन के बाद आता है आपका सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, सुपर फिनिशिंग के बाद आपका आता है आपका पॉलिशिंग ऑपरेशन आता है, पॉलिशिंग के बाद आपका बफिंग ऑपरेशन आता है। तो ये सीरीज आप याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको अब कुछ बता दूं कि बफिंग होता क्या है, बफिंग के बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए आपको ये बफिंग व्हील दिख रहा होगा, इस बफिंग व्हील में क्या है, इससे क्या करते हैं, बफिंग ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है कि कोई प्रोडक्ट है उसको, उसमें चमक प्रदान करने के लिए होता है, शाइन प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बफिंग व्हील होता है वो किसका बना होता है। तो बफिंग व्हील कॉटन या वूल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सबसे जेई में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है,
देखिए जहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करना ज़रूरी है वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरीके से, जहाँ पे मैं बता चुका हूँ तो बार बार एक्सप्लेन करना आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 24 देखिए, इन एब्रेसिव जेट मशीन वर्क पीस मटेरियल ऑफ रिमूवल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। मतलब एब्रेसिव जेट मशीन है वो वर्क पीसेस में, मतलब वर्क पीसेस मटेरियल को कैसे रिमूव करती है, वेपोराइजेशन के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैकेनिकल एब्रेशन या कॉर्जन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा मैकेनिकल एब्रेशन। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम एब्रेसिव जेट मशीन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं इससे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एयर कंप्रेस्ड, आपको दिख रहा होगा, ये आपका एब्रेसिव जेट मशीन का एक फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोजल दिख रहा है, सबसे ऊपर देखिए नोजल दिख रहा है। नोजल में क्या है, एयर और एब्रेसिव पार्टिकल दोनों मिक्स होके कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, कंप्रेस्ड एयर के साथ आपका एब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो वो जैसे मान लो कोई हार्ड मटेरियल के कण होते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा कि एब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एयर और एब्रेसिव पार्टिकल नोजल के द्वारा बहुत तेजी से, मतलब प्रेशर के साथ वर्क पीसेस पर स्ट्राइक किए जाते हैं, मतलब बहुत तेजी से वर्क पीसेस पर पड़ते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ से जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्या बनता है, एब्रेसिव टिप डिस्टेंस होती है आपकी, होती है 0.8 mm, ये आपका एक पॉइंट बन गया। ठीक है, उसका दूसरा देखिए एब्रेसिव एंड वियर पार्टिकल, एब्रेसिव और वियर पार्टिकल आपको स्ट्राइक करते हैं एक वर्क पीसेस पे, तब आपकी मशीनिंग होती है। कुल मिला के इससे मशीनिंग की जाती है, ड्रिलिंग करना है या कोई मशीन का पार्ट हटाना है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए आपको इसमें एब्रेसिव जेट मशीन का पूरा मतलब डेटा मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने आपको जो बताया है वही है, और इसमें रेड लाइन जो है वो आपको देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। द मटेरियल रिमूवल रेट डिपेंड अपॉन द फ्लो रेट एंड साइज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल। देखिए मटेरियल रिमूवल जो रेट होती है वो डिपेंड करती है आपकी फ्लो रेट पे और साइज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल पे। यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, देखिए Al2O3, सिल्का, SiC, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और डोलोमाइट और ग्लास ब्लेड बीट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो साइज रखे जाते हैं वो आपके साइज रखे जाते हैं एब्रेसिव पार्टिकल के 10 to 50 माइक्रोन्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और जो गैस यूज़ करी जाती है वो करी जाती है CO2 और N2। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको इतना सब कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी एप्लीकेशन भी देख सकते हो। एप्लीकेशन में क्या है, मशीनिंग ऑफ इंट्रिकेट प्रोफाइल ऑफ हार्ड एंड फ्रेगाइल मटेरियल। सेकंड देखिए फाइन ड्रिलिंग एंड माइक्रो वेल्डिंग, हम फाइन ड्रिलिंग कर सकते हैं, कहीं भी छोटा सा होल करना हो हमको तो इसी से करेंगे हम। देखिए फ्रॉस्टिंग एंड एब्रेडिंग ऑफ ग्लास आर्टिकल, अपर्चर ड्रिलिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एंड मशीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एब्रेसिव जेट मशीन के बारे में पूरा डिटेल मिल गया, आप खुद पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोजीनियस टाइप ऑफ वेल्डिंग। आपको ऑटोजीनियस वेल्डिंग बतानी है कि कौन सी होगी इसमें से। तो ब्रेस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग या अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डी आंसर हो जाएगा। अब हम इसको समझ लेते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग है क्या, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं वेल्डिंग के बारे में जो भी बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेल्डिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और आपको फ्यूजन वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑटोजीनियस, मैंने आपका ऑटोजीनियस जो शब्द आया था उसका मतलब क्या है, ऑटोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो देखिए ऑटोजीनियस में क्या होता है, इसमें क्या है, दो मटेरियल होते हैं कोई भी जिसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है, या वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिलर मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है उसमें। ठीक है, दोनों को गर्म करके उसको फिर उसके बाद गैस से उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, वेदर द फिलर मटेरियल इज़ आइदर सप्लाइड बाय द मेल्टिंग द बेस मेटल, नो फिलर रॉड इज़ यूज्ड। ठीक है, तो देखिए आप ऑटोजीनियस में जो वेल्डिंग आती हैं वो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग देखिए कौन कौन सी आती हैं, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, डिफ्यूज़न वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। जो अभी आपने पढ़ा था वो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन में। तो ये ऑटोजीनियस वेल्डिंग होती हैं। और पूछा जाए इनमें से कौन सा ऑटोजीनियस वेल्डिंग है या नहीं है तो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, ये आप नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो।
ठीक है। तो यहाँ पे होमोजीनियस वेल्डिंग देखिए, होमोजीनियस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मोर हीट यूज़ करी जाती है यहाँ पे, और इसको फ्यूज़न वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है, मेटलर्जिकल कंपोजिशन होते हैं वो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब होमोजीनियस का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसमें भी बहुत सारी वेल्डिंग है, मैं अभी आपको बताऊँगा। होमोजीनियस में सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है एक, उसमें क्या है वो आती है हेट्रोजीनियस में। जैसे आपके दो कंपोनेंट हैं, उसको जोड़ना है, तो या तो आप ब्रेजिंग यूज़ करेंगे या फिर सोल्डरिंग यूज़ करेंगे। आपने सोल्डरिंग तो देखा होगा ना, जो घर में मतलब यूज़ करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो टाँका लगाते हैं, वो सोल्डरिंग होती है। ब्रेजिंग यूज़ करते हैं। जो इसमें क्या होता है, मेटलर्जिकल कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। आप देखिए मैं आपको बता दूँ, दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो एरो है वो आपका है होमोजेनियस वेल्डिंग में आता है। देखिए क्या क्या आते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपकी देखिए स्पॉट वेल्डिंग होती है, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग, ये आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आती है। देखिए वेल्डिंग क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए नॉन प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड करते हैं, इसमें प्रेशर नॉट अप्लाइड नहीं करते हैं। तो केमिकल वेल्डिंग देखिए यहाँ पे कौन सी, गैस वेल्डिंग, थर्मल वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में क्या क्या आ जाती हैं आपकी, यहाँ पे शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग, जिसमें TIG, MIG और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग आती हैं। और यहाँ शील्डेड आर्क वेल्डिंग है ये, और ये आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। तो यहाँ तक वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन है ये। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपी में लिख के याद कर लेना। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको कास्टिंग डिफेक्ट है वो आपको मैं कल वाली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। जितने भी बनते हैं कास्टिंग डिफेक्ट वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप कल वाला वीडियो देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गैस डिफेक्ट। अब यहाँ पे गैस डिफेक्ट पूछ रहा है कि कौन कौन सा नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ब्लो होल, रन आउट, पिन होल या एयर इंक्लूजन। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा रन आउट। रन आउट जो होता है वो गैस डिफेक्ट नहीं है। बाद बाकी ब्लो होल्स, पिन होल्स, एयर इंक्लूजन, ये सब गैस डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं अभी, उसके बाद देखेंगे। देखिए कास्टिंग डिफेक्ट में आपको मैं कल बता चुका हूँ बहुत ही स्पेशली तरीके से। तो यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। देखिए पिन होल्स आपका ये होता है, ये आपके ये होते हैं आपके गैस डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन होल आपको गोल गोल दिख रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और डिफेक्ट। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन होल दिख रहा होगा आपको, आधा कटा हुआ होल है, और ब्लो होल से आपको दिख रहा होगा। ब्लो होल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब इस तरीके के आपके कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है, क्योंकि देखो आप मेहनत लगती है इसमें वीडियो बनाने में, तो आप लाइक करने में क्यों घबराते हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वैक्यूम इज़ मीजर्ड बाई। वैक्यूम आपको बताना है किससे मीजर होता है, ऑटो कॉलीमीटर या मैक्लोइड गेज, अल्ट्रासोनिक प्रोब या प्लेनीमीटर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, मैक्लोइड गेज। तो इसको देख लेते हैं मैक्लोइड गेज क्या है। तो यहाँ पे आप मैक्लोइड गेज देख सकते हैं, वो आपको वैक्यूम मेजरमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द कोर इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज मेड ऑफ। आपको बताना है कोर जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में किसकी बनी होती है। कार्बन स्टील, प्रॉपरली ट्रीटेड सैंड, प्लास्टिक, नो कोर इज यूज्ड। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका डी आंसर होएगा नो कोर इज यूज्ड, ठीक है। नो यूज मतलब कोर यूज नहीं होती है इसमें। तो हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है। इसमें क्या होता है कि आपकी एक मोटर देखो दिख रही है, और आपके दो ये आपको हैंडल दिख रहे हैं, उसमें क्या रोलर दिख रहे हैं आपको, दो रोलर। और उस पर क्या है आपका एक कास्टिंग हो रहा है। ऊपर देखिए मोल्टन मेटल डाला जा रहा है। तो क्या है एक आपकी एक कास्टिंग मोल्ड है, उसमें क्या है रिवॉल्यूशन करता है ये, मतलब एक रिवॉल्यूशन घूमता है ये एक तरीके का। तो यहाँ पे इसमें सिमेट्रिकल हमें शेप प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ना तो कोई कोर यूज़ होती है, ना आपका राइजर यूज़ होता है, ना रनर यूज़ होता है, ठीक है। ये याद रखना यहाँ पे। और बाद बाकी कोई भी पॉइंट बनते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बाद में आप मुझे बता देना। मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा अभी कास्टिंग पे, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पे ना तो कोई कोर यूज़ होती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, और ना ही तुम्हारा राइजर ना रनर, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 का। ये सब इसरो का क्वेश्चन है। बाद बाकी देखिए क्वेश्चन सब मैं करा चुका हूँ सेल में आए हुए और एसएससी जेई में। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच मटेरियल हैज़ मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी, तो मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी आपको बताना है किस मटेरियल की होती है, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या कॉपर। तो देखिए इसका आंसर होगा कॉपर हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर। तो हम थर्मल कंडक्टिविटी को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसमें से उसके बाद हम देख लेते हैं किस किस की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कम क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं इससे। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखते हैं, K इजिकल टू क्यू डी एक्स अपन ए T1 माइनस T2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और यूनिट होता है इसका वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए K है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, Q है अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, dx है थिकनेस ऑफ द बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी है आपकी उसकी थिकनेस है, T1 T2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब अभी बताऊंगा आपको, और A है आपका सर्विस एरिया, ठीक है। यहाँ तक ये आपकी वैल्यू है, ये जो भी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्मल कंडक्टिविटी डेफिनेशन क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी आपको बताती है कि बॉडी के अंदर, किसी बॉडी के अंदर कितना आपका जो हीट है ना वो कितना फ्लो हो सकता है, ठीक है, आपका अमाउंट बताता है। इट इज़ एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, मतलब एबिलिटी बताती है कितनी हीट आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है। अब जैसे सिल्वर ले लीजिए, उसमें कुछ अलग कंडक्टिविटी होती है, कॉपर में कुछ अलग कंडक्टिविटी होती है। जैसे करंट आप बहेंगे उसमें हीट फ्लो होगा तो किसी में एकदम से जल्दी हो जाता है, आपने देखा होगा, मतलब सिल्वर के पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी मतलब बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इसमें से कौन सी है, तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या लगाते हैं, सिल्वर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग होती है, मैं आपको बताऊँगा। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द डिफाइन एज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू ए यूनिट थिकनेस ऑफ ए मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो यही फार्मूले से होता है, ठीक है। तो ये आपकी होगी थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर यहाँ तक? आपको डेफिनेशन देखनी है तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ये होती है। अब मैं आपको और कुछ समझा दूँ। देखिए भाई ये बहुत ज़्यादा पुराने नोट्स हैं मेरे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी के ऑफ आपका डिफरेंस मटेरियल, मतलब आपको थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग मटेरियल में बतानी है। देखो सबसे ज़्यादा होती है डायमंड की, यहाँ से भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, समझ जाना। और जो नहीं समझ रहे हो तो वो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो देखिए डायमंड की होती है 2300 वाट पर मीटर केल्विन। डायमंड सिल्वर, उसके बाद सिल्वर आता है 450, फिर कॉपर आता है 350। तो आपको ऑप्शन में दे रखा था इसमें से कौन सी ज़्यादा है, तो 350 उसमें कॉपर की ज़्यादा थी, ठीक है, बाद बाकी सब कम थे ऑप्शन। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, मरकरी, ग्लास, एयर, वाटर, आइस, सब लिखे रखे हैं लाइन से। आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा डायमंड की होते हैं, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इतना याद कर लीजिए आप, मतलब स्टील तक याद करें, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, मरकरी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन बनता है आपका एयर, वाटर और आइस से लेकर, कि एयर, वाटर, आइस में सबसे ज़्यादा मतलब थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए एयर की जो वैल्यू होती है वो 0.24 होती है, ठीक है, और वाटर की आपकी होती है 0.6 और आइस की वैल्यू होती है 2.25। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए एयर की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, वाटर की फिर ज़्यादा होती है, वाटर से ज़्यादा आपकी आइस में होती है। तो याद कर लेना, एयर की कम, ठीक है, लो टू हाई, ठीक है, तो आइस की ज़्यादा है, फिर उसके बाद वाटर की उससे कम, उसके बाद एयर की कम, या ऐसे याद कर लो, एयर की सबसे कम, फिर वाटर की सबसे ज़्यादा, फिर आइस की सबसे ज़्यादा। तो यहाँ तक क्लियर, और आपकी वैल्यू भी लिखी है, ठीक है। अब यहाँ तक ये थर्मल कंडक्टिविटी से एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ तक क्लियर। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर, वाटर और आइस वाला, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए मैं एक और क्वेश्चन बता दूं, यहाँ पे जब ऑप्शन में डायमंड नहीं दे रखा होता तो आप सिल्वर लगाते हो, सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है इसलिए लगाते हैं हम सिल्वर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता दूं, देखिए एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे। देखिए सॉलिड के केस में ये पूछता है, सॉलिड के केस में अगर थर्मल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आप बस इतना ही समझ लीजिए अभी, क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट याद कर लेना, अभी हाल फिलहाल के लिए आप डायरेक्ट याद कर लेना। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी आपकी घटेगी,
सॉलिड के केस में घटती है, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, और देखिए गैस के केस में बताइए, देखिए गैस के केस में भी आप देख लीजिए, गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है, सॉलिड के केस में घटती है, गैस के केस में बढ़ती है। यहाँ पे म्यू आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी वो बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और आपकी जो डेंसिटी है वो घटती है, ठीक, क्लियर यहाँ तक। और लिक्विड के केस में देख लीजिए कि लिक्विड के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी आपकी घटती है। तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो देखिए मैंने आपको सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं अच्छी तरीके से, तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और लाइक कर सकते हो। मेरा भाई कोई फोर्स नहीं है तुम पे, मर्जी आए तो सब्सक्राइब करो और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई ये है कि सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या होगा कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो में पूछा गया है 2015 में। लार्ज रेनॉल्ड्स नंबर इज एन इंडिकेशन ऑफ, मतलब लार्ज, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो क्या इंडिकेशन करता है वो? स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्टडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, या हाई टर्बुलेंट फ्लो? तो इसको आंसर आपका बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाई टर्बुलेंट फ्लो। देखिए लार्ज अगर रेनॉल्ड्स नंबर होगा तो टर्बुलेंट फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो हम यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो और रेनॉल्ड्स नंबर को थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना नहीं, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर भी देना है आपको। तो चलिए हम समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मैं आपको रेनॉल्ड्स नंबर बता दूँ, रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स होता है, ठीक है। तो आपको देखिए इनर्शिया फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस आप इतना ही याद कर लीजिए। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। रो आपका डेंसिटी है, वी आपका वेलोसिटी है, पाइप में कितना फ्लो हो रहा है, कैसी वेलोसिटी, और डी डायमीटर ऑफ पाइप है, म्यू है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर का मान जब वैल्यू होती है 2000 से कम होती है, आपका फ्लो होता है लेमिनार, ठीक है। और आपकी रेनॉल्ड्स नंबर का मान अगर मोर देन 4000 होता है, 4000 से ज़्यादा हो जाता है अगर वैल्यू, तो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लेमिनार फ्लो में आपको बता दूँ, देखिए अब यहाँ पे लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है वो आपको बता दूँ मैं। देखिए लेमिनार फ्लो में क्या है, फ्लूइड की लेयर बाय लेयर बहती हैं, ठीक है, और मतलब सीधी लेयर बहती हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। लेमिनार फ्लो होता है मतलब फ्लूइड पार्टिकल डेफिनाइट पाथ, मतलब एक डिफाइनाइट पाथ होता है उनका चलने का। लेकिन यहाँ पे देखिए टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जिगजैग फ्लूइड पार्टिकल, मतलब फ्लूइड के पार्टिकल जिगजैग करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको। टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ, बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है वो किसका एग्जांपल होता है? स्फेरिकल पेयर, रोलर पेयर, टर्निंग पेयर, नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर बताना है, ABCD जो भी आंसर आपको बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से समझाने की। फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से फिर से बता दूंगा। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको मैं अच्छी तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो में मुझसे खैर कोई गलती हुई हो समझाने में कोई, तो आप समझ नहीं पाए हों तो मुझे बता ज़रूर देना कि आपको ये टॉपिक सही तरीके से समझ में नहीं आया है। तो चलिए मैं दूसरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे।